SH ग्रुप के लिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मैथियोनिन एंड सिस्टीन। दो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। पहला, अगर अपन मैथियोनिन की बात कर रहे हैं तो मैथियोनिन के लिए हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे COOH, CNH, वैलेंसी H, R ग्रुप जो है वो हो गया CH2SH। Hello, that is methionine. यस, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे सिस्टीन। लेकिन सिस्टीन से पहले एक एग्जाम्पल यहाँ लें, क्योंकि सिस्टीन जो है वो अकेला नहीं है, दो अमाइनो एसाइल सिस्टाइन के संयोजन अर्थात सल्फर बॉन्ड से बना हुआ है। इसमें कमी रह गई, इसको कंप्लीट करेंगे SHCH2 मैथियोनिन। सिस्टाइन, दो सिस्टाइन मॉलिक्यूल्स इसको CH लिख देता हूं। दो सिस्टाइन्स मॉलिक्यूल जो है वो सल्फर बॉन्ड के बाद बनते हैं सिस्टीन। CYS। तो बेसिक नेचर में, सॉरी फोर्थ ये मिट गया, बेसिक नेचर के बाद हमारे पास जो आ रहा है उसमें है सल्फर ग्रुप युक्त। तो हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं मैथियोनिन एंड सिस्टीन, जिनके अंदर दो SH ग्रुप जो है यहाँ पे आ रहे हैं, सल्फा हाइड्रिल ग्रुप्स इनको बोला जाता है। तो इस प्रकार जो एलिफेटिक है वो कंप्लीट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में हमारे पास में दो एग्जांपल्स हैं, फेलिन एलिन और टायरोसिन।
एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक के लिए अगर अपन कहें तो इसमें ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के अमाइनो एसिड्स जो हैं वो जलीय अपघटनशील कम होते हैं और इनकी संरचना या प्रत्यास्थापित जो ग्रुप है उसके अंदर एक फिनाइल ग्रुप या फिनाइल रिंग जो है वो क्या होती है, स्टैब्लिश होती है या ऐड होती है। इसमें हमारे पास में दो एग्जाम्पल हो गए, जो बेंजीन रिंग या जो फिनाइल रिंग बोल रहे हैं अपन, दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, एक है फैलिन एलिन और एक हो गया टायरोसिन। सिंपल एग्जाम्पल फैलिन एलिन का COOH NHH CH2 फिनाइल एलिन। क्योंकि हमने उदासीन में एलेनिन की स्ट्रक्चर देखी थी और एलेनिन की स्ट्रक्चर यही थी, COOH CNH2 HCH3, यही तो थी एलेनिन। उसमें एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा या बेंजीन रिंग को जो ऐड किया और ये बन गए किसमें, एरोमेटिक्स में। सेकंड हमारे पास आ रहा है टायरोसिन। टायरोसिन के लिए अगर अपन कहें तो यहां पे सेम स्ट्रक्चर है, एक एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ऐड होएगा, ठीक भाई यार। दीज आर एरोमेटिक्स, कंप्लीट है। अब हमारे पास में तीन ही बच रहे हैं, हिस्टिडीन, प्रोलिन एंड ट्रिप्टोफैन। और हमारे पास में यहां पे कैटेगरी भी एक ही बच रही है, हेटेरोसाइक्लिक। मिटा देते हैं इसको। शॉर्ट में लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग या फिनॉल का एडिशन हो रहा है इसके अंदर। हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स, इसकी संरचना में जो अंतर है वो इतना सा, जो R प्रतिस्थापी ग्रुप है वो एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग के रूप में आ रही है, एक सिंपल ना होकर हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है, रिंग के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। और इसमें हम ऐड करेंगे प्रोलीन फर्स्ट, प्रोलीन PRO एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन। इसेंशियल में नहीं है, बीच में हाइड्रोक्सी प्रोलीन का नाम ऐड नहीं किया हुआ है। तो इसकी अगर अपन बात करें प्रोलीन, तो ये हो गया CH2 C
एमिनो, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन ग्रुप है या जो एमिनो ग्रुप है वो कैसा आ गया, पार्श्व में, और पार्श्व की वजह से इसकी संरचना यहाँ पे जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, चेंज। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए, दैट इज अल्फा कार्बन, ये मेन है, दैट इज अल्फा कार्बन। वैलेंसीज कंप्लीट कर लेते हैं, CH2 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 और ये हो गया NH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड कीजिए। ये एग्जाम्पल हो गया किसका, प्रोलीन का। ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। CH2H, एक हाइड्रोजन और एक इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप HOH, CH2 और ये हो गया H। दैट इज हाइड्रोक्सिल प्रोलीन। नीचे लिख देता हूं ऊपर की जगह उल्टा। प्रोलीन, PRO। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे यही एक एक्स्ट्रा है बस, इसलिए हमको दिक्कत नहीं आएगी दोनों में। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन की अगर अपन बात करें तो हिस्टिडीन के अंदर जो रिंग है वही ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला, और ये हो गया हमारा प्रतिस्थापी ग्रुप, दैट इज CH2। ठीक है, और फिर एक पेंटोज रिंग, CH 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 and C। ठीक है, और इसकी वैलेंसीज कंप्लीट कर देते हैं, डबल बॉन्ड और एक ये और एक डबल बॉन्ड, 1 2 CH कंप्लीट और ये भी CH कंप्लीट, दैट इज हिस्टिडीन। हिस्टिडीन। एक फाइनल और बचेगा, लास्ट, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में दो रिंग्स है, एक पेंटा और एक हेक्सा। सेम यहां तक तो अपन ले आए, COOH, ये हो गया एमिनो, ये हो गई इसकी वैलेंस इसी में डाल देते हैं, या कंफ्यूजन होगा सेम ही बना देते हैं। ये हो गया CH, ये हो गया NH2। ठीक है, और ये हो गया CH2। तो जो हमने डायग्राम बनाया था किसका, प्रोलीन का, सेम वही यहाँ पे आ जाएगा, प्रोलीन वाला, C C C C N N, एक।
ठीक है, और इसी के साथ में एक हेक्सा रिंग सी 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 सी। ठीक है, वैलेंसीज कंप्लीट कर लेते हैं। डबल बॉन्ड्स में 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया NH 1 2 3, CH 1 2 3 4 1 2 3 4 कंप्लीट 3, ये हो गया CH 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 CH। ट्रिप्टोफैन TRP। ठीक है, तो ये वर्गीकरण कंप्लीट। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। प्रारंभ में भी कहा था कि अमाइनो एसिड्स की संख्या काफ़ी है, लेकिन सजीवों की कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए बेसिक 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। इन 20 अमाइनो एसिड्स की भी अगर हम बात करें तो ये इसेंशियल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आवश्यक है प्रोटीन्स, लेकिन इनमें लगभग 10 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, खुद सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं। हमारी बॉडी का मतलब जरूरी नहीं है मैमल्स, अलग अलग प्रकार की बॉडीज के द्वारा बीज जो हैं वो एसेंशियली कर लिए जाते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, और बाकी जो शेष हैं वो क्या किए जाते हैं, बाहर से भोजन के रूप में या दूसरे माध्यम से क्या किए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ 2 कैटेगरीज में बांट रहे हैं, आवश्यक और अनावश्यक। अनावश्यक का मतलब वो नहीं है जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि जिनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, प्लस जब उनको हम बना सकते हैं तो हमको आवश्यकता नहीं है बाहर से लेने के लिए, इसलिए उनको इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन टाइप ही है। तो यहाँ पे हमारे पास में कैटेगरीज हो जाती हैं इसेंशियल, ठीक है, इसेंशियल एंड ऑब्लिक, मतलब आवश्यक के हिसाब से हम कहें तो जरूरी हैं लेकिन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो रहे, नॉन सिंथेसाइज, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हो गया नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल कैटेगरी कौन सी हो गई, अनावश्यक की। अनावश्यक इसलिए कहेंगे क्योंकि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए हमें इन्हें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती।
तो ये जो सिंथेसाइज्ड है इसेंशियल, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि हमारी बॉडी द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, कोड कर लिए जाते हैं। परंतु अगर अपन यहाँ की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सिंथेसाइज नहीं होते, अतः बॉडी में इनकी अनुपस्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या इनकी उपस्थिति हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है। तो नॉन इसेंशियल का मतलब हो गया अनावश्यक। इस लिस्ट में से हम आवश्यक अनावश्यक को अगर निकालें तो हमारे पास फर्स्ट ले लेते हैं, वापस इसमें से हटा देते हैं आर्जिनिन, ठीक है। आर्जिनिन एस्परजीन जो है वो नॉन इसेंशियल, एस्परजीन एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन। हिस्टीन जो है वो हमारा कौन सा आ जाएगा, इसेंशियल। आइसोल्यूसिन इसेंशियल है, ल्यूसिन इसेंशियल है, लाइसिन इसेंशियल है, मैथियोनिन, फेलिन, एलिन, प्रोलिन, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, इसेंशियल में। प्रोलिन हटा देते हैं। सीरीन, सर हेलो, अरे यार वो ब्लैक इंक भेज देना यार कमरे में। किसी को कह दो मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक। प्रोलिन, सीरीन, थ्रियोनिन जो है वो इसेंशियल है, ट्रिप्टोफैन इसेंशियल है, टायरोसिन को हटा देते हैं, वेल्वेनिन जो है वो इसेंशियल है। लगभग 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। इस लिस्ट को लर्न करने से काफी सुविधा हो जाती है। दैट इज आर्जिनिन, ARG, ठीक है। दूसरा हमारे लिस्ट में आ रहा है हिस्टिडीन, तीसरा आ रहा है हिस्टिडीन के बाद में आइसो ल्यूसिन, ILE, ल्यूसिन, LEU, ल्यूसिन के बाद आ रहा है यहाँ पे कौन सा, लाइसिन, मैथियोनिन, लाइसिन, मैथियोनिन, फेलिन, एलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेल्वेनिन। लगभग 10 जो हैं उनको इसेंशियल कैटेगरी में, दोबारा इसमें इसेंशियल का मतलब आवश्यक है, जो हमारी बॉडी द्वारा कोड नहीं किया जाता और हम भोजन के रूप में दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फुल नेम हम वहां से देख सकते हैं, मैंने यहां पे शॉर्ट में लिखा हुआ है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मैथियोनिन, फेलिन, फिनाइल क्या था, एलिलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलेनिन। वही नॉन इसेंशियल की कैटेगरीज अगर अपन देखें तो 10 इसमें गए तो 10 ही यहाँ बचेंगे,
फर्स्ट इज एलेनिन, जो बचे हुए उनको लिख देते हैं एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाता है एस्पार्टिक एसिड के बाद में एस्परजीन, एस्परजीन के बाद में है सिस्टीन, सिस्टीन के बाद ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक, GLN, ग्लूटेनिन, देन हमारे पास में आ रहा है कौन सा, प्रोलिन, ठीक है, सीरीन, SER, देन कौन सा आ रहा है, टायरोसिन, ठीक है। ये हमारे हो गए इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। सिंपल सा केवल इतना, ये बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं, ये सिंथेसाइज नहीं होते, अतः इन्हें भोजन के रूप में बाहर से लेना पड़ता है। इसेंशियल्स कहला रहे हैं, इन्हें बाहर से हमें लेने की आवश्यकता नहीं होती, नॉन इसेंशियल है। अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल यहाँ पे अगर अपन दे तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, एक अमाइनो एसिड हम यूज में ले रहे हैं कैसीन, ये प्रोटीन है किसकी, क्या बोलते हैं, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन, मिल्क, एक तरीके से एनिमल मिल्क में पाई जाने वाली प्रोटीन है। इसका ग्रहण करने से मैक्सिमम अमाइनो एसिड्स, कौन से, इसेंशियल अमाइनो एसिड जो हैं वो इस प्रोटीन द्वारा कंप्लीट हो जाते हैं, कैसीन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूटाइप टाइप क्वेश्चन हो गया, कौन सा, कैसीन का, जिसमें हम ऐड कर सकते हैं एक दूध प्रोटीन है, इसको ग्रहण करने से मैक्सिमम एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है उनकी आपूर्ति शरीर को हो जाती है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट बनता है प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। ज्यादा इसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर इसकी बात करें तो हमारे पास में 3 जो है संरचना बन जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। एक हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं डाइपोलर मैकेनिज्म, द्विध्रुवता, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं ज्विटराइन। दूसरा हम फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो इसके अंदर यूज में ले सकते हैं आइसोडाइमेट्रिक स्ट्रक्चर या सम, एक तरीके से आयनी, आइसो इलेक्ट्रिक ले सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक आयंस के रूप में, सम आयनी सम। और तीसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक तरीके से स्पेक्ट्रम, अवशोषण के हिसाब से, या जो घूर्णन समावयवता है वो यहाँ पे दर्शाई जाती है फिजिकल उसमें। गलत मिटा दिया, वैसे अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारा कंप्लीट हो गया है।
फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, भौतिक गुणों की बात करें तो इसको हम दोनों नाम दे सकते हैं, भौतिक गुण भी दे सकते हैं और भौतिक रासायनिक गुण भी दे सकते हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी ये चीज यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप की सेल्स मतलब टाइप्स में ऐड करें तो काफी सारे हैं, जिनमें से यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन कहें तो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कैसे हैं, रंगहीन, कलरलेस। ठीक है, सबसे पहला रंगहीन। स्वाद की बात करें तो स्वाद इनमें नहीं मिलेगा, स्वादहीन। तीसरा अगर अपन कहें तो क्रिस्टलीय, अर्थात क्रिस्टेलाइन। तो क्रिस्टलीय हैं तो इनकी संरचना की अगर अपन बात कर रहे हैं तो क्रिस्टलीय होने की वजह से इनकी जो संरचना है वो चेन, लॉन्ग चेन, मतलब लंबी चेन, बिल्कुल सूच्याकार, सुई के समान, समान नुकीली से कैसी, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब हिंदी में बोले तो षटकोणीय। आकृति ये घेर लेते हैं। सिंपल संरचना हमने देखी है। उदासीन की बात करें तो सिंपल लाइन के रूप में है, चेन के रूप में है, और अगर अपन हेटेरोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं एडवांस में तो वहां पे हमको कैसे मिल रहे हैं, ये साइक्लिक फॉर्म में भी प्राप्त हो रहे हैं। विलयशीलता की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये जल में अधिक या अत्यधिक विलय, मैं सामान्यतः की बात कर रहा हूं। ठीक है, जल में अत्यधिक विलय। वहीं अगर अपन बात करें अल्कोहल में कम या आंशिक, और वहीं अगर अपन ईथर की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन आदि में एविले। कुछ सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रोटीन्स की हम बात करें, कुछ अलग जैसे कि ग्लूटामिन्स, ठीक है, ग्लाइसिन्स, वो कुछ एक अलग हैं जो कि पेट्रोलियम ईथर या एल्कोहल्स के अंदर घुलनशील है और जल में अघुलनशील है। तो ये जो घुलनशीलता है, क्षारीय या आंशिक, तनु क्षारीय या तनु जो क्या बोलते हैं अम्लीय विलयनों के अंदर जो घुलनशीलता है, वो इनकी संरचना में आर ग्रुप की प्रकृति पर भी क्या होता है, निर्भर करता है। ठीक है, जैसे अगर अपन आर ग्रुप की बात करें तो आर ग्रुप अगर अधिक ध्रुवीय क्षारीय है तो ये क्षारीय विलायकों में आसानी से क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। वहीं अगर आर ग्रुप जो है कैसा है, एसिडिक है, तो ये एसिडिक विलय जो है उनके अंदर क्या हो जाएगा, आसानी से अपघटित या विलय हो जाएगा। चौथा, जल में विलय के बाद जो इसका अपघटन है, अपघटन पॉसिबल है, जो प्रोटीन्स है उनका अपघटन किस में टूटते हैं, ये अमाइनो एसिड्स में। तो यहां पे अगर अपन प्रोटीन्स की बात करें तो जल अपघटन द्वारा वो क्या प्राप्त देते हैं, अमाइनो एसिड्स। दूसरा, ये अमाइनो एसिड जो है इनका भी अपघटन संभव है, अर्थात ये ऊष्मा में या जल वाष्प में इनका अपघटन संभव होता है या ये अपघटित होते हैं, डीकंपोज। अपघटन ही लिख देते हैं, अपघटन, इनका जलवाष्प में अपघटन होता है, डीकंपोज हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा
जो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी आ रही है इसकी एक, वो सबसे बड़ी ये है कि ये अमाइनो एसिड्स का जलीय विलयन कैसा होता है? उदासीन। उदासीन क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक आ रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि हल्का ऋण आयन, और एक आ रहा है इसके अंदर एमिनो ग्रुप जो कि आंशिक होता है धनावेश। और यहाँ उदासीन विलयनों की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं? क्रॉस कर देते हैं या उदासीन बना देते हैं। इसी वजह से इसको हम डाइपोलर, द्विध्रुवीयता का गुण भी कहते हैं, जिसकी वजह से इसके जो जलीय विलयन है वो कैसे आ रहे हैं? उदासीन आ रहे हैं। लेकिन ये उदासीनता इनके आर समूह पर डिपेंड करती है, ठीक है, इसकी प्रकृति पर डिपेंड कर रही है। इसी आर समूह की प्रकृति के बेस पे ये उदासीन या अम्लीय या क्षारीय प्रकृति भी दर्शाते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः अगर अपन बात करें तो इनका जलीय विलयन कैसा है? उदासीन। और एक सामान्य उदासीन जो अमाइनो एसिड है वो द्विध्रुव आगुण या द्विध्रुवीयता जो है वो प्रदर्शित करता है। इसके अलावा एक ये मिटा देता हूं। पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट अगर हम यहां पे ऐड करें तो छठा पॉइंट सबसे फर्स्ट जो मैं स्ट्रक्चर आपको दिया था ग्लाइसिन की, ग्लाइसिन इज COOH, H एंड NH2। कैसे भी अगर अपन ले तो यहां पे जो अल्फा कार्बन है उसके अंदर कोई घूर्णन, अर्थात ये अपने आप को शिफ्ट भी करेगा तो कहां करेगा? अर्थात इसके अंदर एक भी असममित कार्बन नहीं है या एब्सेंट है। एक भी एसिमेट्रिकल कार्बन इसके अंदर नहीं होता। अर्थात 20 के 20 अमाइनो एसिड्स में से ग्लाइसिन ही ऐसा है जिसमें कोई ध्रुवण नहीं पाया जाता। क्लियर है? इसके अलावा किसी को भी ले लो, जैसे एग्जांपल अपन इसकी ले लेते हैं, कहाँ गया? थ्रियोनिन। ये रहा थ्रियोनिन, क्योंकि सीरीन एंड थ्रियोनिन हमने अल्कोहलिक देखे थे, तो थ्रियोनिन की हम बात करें तो ये हो गया COOH NH और ये हो गया CH2OH CH3। नियम के अकॉर्डिंग जो अल्फा कार्बन है कार्बोक्सिलिक समूह के करीब, जो कि हमने पढ़े थे किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला में, तो वहां क्या हो रहा है कि दूरस्थ जो टर्मिनल कार्बन है उसके पास वाले कार्बन की OH जो समिति है कार्बन की वो कैसी है? तो यहां पे ये हमारे किस हाथ पे है? राइट हैंड साइड। तो दक्षिणावर्त का मतलब हो गया डेक्स्ट्रल, दैट इज D। आ गया थ्रियोनिन, दैट इज D थ्रियोनिन। OH ये हो गया D थ्रियोनिन। इसी के रूप COOH NH OH CH3। ये किधर आ गया? वामाव्रत, दैट इज L थ्रियोनिन। क्लियर है? ये विन्यास हो गया। तो D थ्रियोनिन L थ्रियोनिन। तो प्रोटीन्स में ज्यादातर वामाव्रत घूर्णन के कारण, नॉट दक्षिणाव्रत, वामाव्रत घूर्णन, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा था? ज्यादातर दक्षिणाव्रत। तो वामाव्रत घूर्णन के कारण ये सजीवों में एक तरीके से जैविक सक्रियता दर्शाते हैं। या एक और चीज हम बोलें तो हम पढ़ते हैं प्रोटीन एंड डीएनए इंटरेक्शन। डीएनए में घूर्णन है दक्षिणाव्रत, इनमें आ रहा है वामाव्रत। दोनों के आपसी संयोजन या एंटी कॉइलिंग पोजीशन की वजह से दोनों में इंटरेक्शन जो है क्या हो जाएगा? बेस्ट। तो ये भी यहाँ पे इसका एक कारण हो सकता है, इसलिए सजीव सक्रिय होते हैं। पॉइंट नंबर 6, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, अल्फा कार्बन जो है उसमें ग्लाइसिन में असम्मिति नहीं है, जबकि अन्य सभी के अंदर अल्फा कार्बन जो है उसमें क्या हो रहा है? एक असम्मिति कार्बन है, जिसकी वजह से ये पॉइंट नंबर 7
ठीक है, ये तो मैं लिख देता हूं एल विन्यास, ठीक है। और 7वें नंबर पे मैं लिख देता हूं क्या नाम था इसका, घूर्णन, ध्रुव्यता, ध्रुवीय घूर्णन समावयवता, जिसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स हो गए ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों गुण आ रहे हैं इसी ध्रुवीयता के कारण। कार्बन नंबर एल विन्यास किसकी वजह से हो रहा है, टर्मिनल कार्बन के पास वाले कार्बन के कारण, ठीक है। और यहां पे ध्रुवीय या घूर्णन समावयवता जो है वो किसकी वजह से आती है, अल्फा कार्बन के कारण। तो यहाँ पे ये एक तरीके से घूर्णन समावयवता शो करते हैं और इसी की वजह से हम इसको बोलते हैं कि सभी अमाइनो एसिड जो हैं, किसको, केवल ग्लाइसिन को छोड़कर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो यही डायग्राम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का हो गया और यही हो गया किसका, एल और डी लूप, वो सॉरी विन्यास का। ठीक है, अब हम पॉइंट लेते हैं ध्रुवी ध्रुवीयता या जिटर आयंस। एक बार देख लीजिए इसको। पॉइंट नंबर 7 हो गया ज्विटर आयंस। ठीक है, ज्विटर आयंस। यहां हम ज्विटर आयन को एक नाम और दे देते हैं, दैट इज डाईपोल। ठीक है, समझते हैं इसको। डाईपोल या डाईपोलर, POLAR, ठीक है। ज्विटर आयंस सामान्यतः संरचना अगर अपन देखें तो इसकी आ रही है C डबल बॉन्ड OH NH2, एक प्रतिस्थापित ग्रुप और एक वैलेंसी कंप्लीट। और ये जो कार्बन है ये आता है कौन सा, अल्फा। सामान्य संरचना में या उदासीन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो क्या आ रहा है, एक आ रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक आ रहा है कौन सा, एमिनो ग्रुप। यहां पे कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो अम्लीय है और जो NH2 ग्रुप है वो किसके लिए है, क्षारीयता के लिए। ठीक है, बार घुमाएगा, दिख नहीं रहा। दिख रहा है, ठीक है। तो ये अम्लीयता के लिए और ये किसके लिए है, क्षारीयता के लिए। अतः नाइट्रोजन जो है वो हल्का सा क्या है, जब हम इसे एक क्षारीय विलयन के लिए सामान्यतः अगर देखें द्विध्रुवण, तो यह क्या हो रहा है, R C डबल बॉन्ड O, जो कि हल्का सा क्या दिखा रहा है, आंशिक ऋणावेश। ठीक है, ये हो गया H और ये हो गया N, H और ये दिखाता है N दिखाता है आंशिक धनावेश, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहाँ शिफ्ट हो गया है, नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन एक तरीके से क्या हो रखा है, ऑक्सीकृत,
वो क्या हो रहा, वो सॉरी वो हो रहा है, हाँ सही है, एक प्रोटॉन बढ़ा लिया ऑक्सीकृत, वो हो रहा है कैसे, रिड्यूस। तो यहाँ पे अगर अपन वैलेंसी देखें तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड ग्रुप है वो इस जलीय विलयन में क्या दे रहा है, कार्बन तो दे रहा है आंशिक नेगेटिव और नाइट्रोजन दे रहा है आंशिक पॉजिटिव। तो इन दोनों के कारण यहाँ पे दो चार्जेज बन रहे हैं और इस संरचना को ही हम क्या नाम देते हैं, डाइपोलर और ज्विटर। और इस ज्विटर साम्य अवस्था की वजह से ही ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या बनाए हुए हैं, साम्य, और ये जलीय विलयन में क्या शो करता है, उदासीनता शो करता है। ठीक है, तो ज्विटर आयन को हम एक नाम और भी दे सकते हैं, बाद में देंगे। एक तरीके से समविभव पोजीशन जो है या उदासीनता इसी के कारण आ रही है। इसी में एक चेंजेस करते हैं। इस ज्विटर आयन को अगर हम यहाँ पे एक प्रबल अम्लीय विलयन के अंदर लेके जाएं, एसिडिक सॉल्यूशन, लाइक क्या दे सकते हैं, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव देने पर ठीक है क्या होगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये हो गया NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे देने पर क्या होगा, जो OH ग्रुप है उसका ऋणायन किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में बहुत बढ़ जाएगा और उसकी इस बहुत अधिक महत्वाकांक्षा या क्या बोलते हैं प्रोटॉन ग्रहण करने की जो वो है क्या बोलते हैं एबिलिटी, जिसकी वजह से ये इससे क्या कर लेगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ग्रहण करेगा और ये बन गया RCCOOH और ये यहां पे रह जाएगा NH3। तो ये हल्का सा क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहां पे माइनस चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुका है और क्या बन गया है, H2O। तो अगर अपन इसकी बात करें तो क्या बन गया, ये कैटायन किसकी तरह व्यवहार करेगा, कैटायन। अर्थात अगर हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन में रखते हैं, किसको, ज्विटर को, ज्विटर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में रखने पर ये ऋणावेश ग्राहक के रूप में व्यवहार करते हुए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन। कैटायन और कैटायन अर्थात जब हम इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये जो समीकरण है या ये जो आयन है कैटायन, ये किधर भागेगा, एनोड की ओर। और एनोड क्या होते हैं, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स दाता, इलेक्ट्रॉन्स यहीं से प्राप्त होते हैं। तो ये किधर की ओर भागेगा, एनोड की ओर आकर्षित होगा। ये इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है। दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पे ये आंशिक ऋणायन, आंशिक धनायन केवल इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसे और एसिडिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये क्या करेगा, प्रबल OH ग्रहण करने की क्षमता, इसकी वजह से ये H ग्रहण करेगा तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, कैथो, एक तरीके से कैटायंस। और कैटायंस में जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो ये सदैव एनोड की ओर प्रवाहित होगा, एनोड की ओर आकर्षित होगा, ठीक है। वहीं एक और, इस लाइन को मिटा देते हैं, इसको याद रखेंगे अपन, यहां बना देता हूं, आंशिक ऋणावेश, ये हो गया आंशिक धनावेश H H H R और ये हो गया H, ज्विटर आयन। इसी को ही हम बेसिक सॉल्यूशन में रखने पर OH नेगेटिव, ठीक है, बेस में, प्रबल बेस में पहुंचा है, तो ये हो गया RCCOO नेगेटिव और ये हो गया NH3 पॉजिटिव और ये H
प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो अधिक इलेक्ट्रॉन ग्राही हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या क्या करेगा, त्याग करेगा। तो इसके हाइड्रोजन प्रोटॉन के त्याग करने की वजह से ये क्या होगा, COO नेगेटिव H, और ये बन जाएगा NH2। तो इसकी पॉजिटिविटी खत्म होगी और ये क्या बना लेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल। सेम वही चीज है। तो ऐसे में ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कैटायन में ना, ये एनायन में। और ये एनायन जो है विद्युत धारा प्रवेश करने पर क्या होगा, कैथोड, कैथोड की ओर गमन करते हैं, जबकि ये किधर की ओर करेंगे, एनोड की ओर गमन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्विटर आयन। ठीक है, नेक्स्ट आइसोइलेक्ट्रिक। समावेशित, इसी ज्विटर आयन के कारण आइसो इलेक्ट्रिक, इसको दे सकते हैं पॉइंट या पोल, सम आवेश बिंदु, समावेश बिंदु। ये हो गया आंशिक ऋणावेश NH3, ये हो गया आंशिक धनावेश। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ज्विटर आयन। क्या दे रहे हैं हम इसको, H3O पॉजिटिव, OH नेगेटिव। H3O भी दे सकते हैं या हाइड्रोजन पॉजिटिव भी दे सकते हैं। ठीक है, या H3O को ही ब्रेक कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। ठीक है, H3O और H पॉजिटिव, या वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करें तो ये हमारा हो गया ज्विटर आयन। तो H पॉजिटिव देने पर ये क्या हो जाएगा, RCCOOH, और ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव कैटायन। OH देने पर ये हो जाएगा RCCOO नेगेटिव, और ये हो जाएगा H, और ये हो गया NH2, दैट इज एनायन। ये हो गया एनायन। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज। तो यहाँ पे अगर हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करें तो ज्विटर पोजीशन के ऊपर ये एक तरीके से प्रत्येक अमाइनो एसिड जो है उसका लाक्षणिक गुणधर्म है जिसमें वो उदासीन अवस्था पे रहेगा, अर्थात उसके दोनों चार्जेज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब है एक दूसरे को क्या बनाएंगे, क्रॉस करेंगे, जिसकी वजह से वो साम्य अवस्था रहेगा। इसी को हम बोलते हैं उदासीनता। ठीक है, और इस अवस्था पर या हम कह सके पीएच का वह मान, उस मान जिसके ऊपर जो अमाइनो एसिड है वो क्या हो रहा है, उदासीन अवस्था में आ रहा है, या उसके दोनों के दोनों जो चार्जेज हैं वो किस पे जा रहे हैं, साम्य अवस्था पे आते हैं। उस साम्य अवस्था को ही हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक।
ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अगर अपन बेसिक कहें तो सबसे बड़ी चीज जिस पे डिपेंड करते हैं वो है COOH ग्रुप की संख्या, एमिनो ग्रुप की संख्या प्लस R ग्रुप की प्रकृति। ये जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो इन पर डिपेंड करता है। जैसे कि उदासीन के लिए कोई दिक्कत नहीं आ रही, केवल R ग्रुप पे दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर अपन अम्लीयता की बात करें तो उसमें NH ग्रुप कम है, COH ग्रुप ज़्यादा है। बेसिक की बात करें तो NH ग्रुप ज़्यादा है, COH ग्रुप कम है। ठीक है, तो यहाँ संरचना जो है ज्यूपिटर आयन के ऊपर इन पर भी डिपेंड करती है। दूसरा वह अवस्था या वह pH मान जिसके ऊपर दोनों चार्जेज एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, साम्य, एक तरीके से साम्य का मतलब इक्विलिब्रियम के रूप में दोनों के दोनों उपस्थित हैं, उदासीनता ला रहे हैं, ये कहलाती है इनकी साम्य इलेक्ट्रिक। और ये सामान्यतः pH की हम बात करें तो ये वैसे तो अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए, तो ये आती है लगभग 5.5 टू 6.3 जो pH है उसके ऊपर ये अवस्था दिखाई देती है। ठीक है, वहीं अगर अपन बेसिक नेचर की ओर जाएं तो ये pH बढ़ जाएगी, लगभग pH जो है वो ये इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो ये pH 10 के पास शो होगी। वहीं एसिडिक में आए तो ये लगभग pH 3 पर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो दर्शाता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, टॉलरेंस ही है क्योंकि ये डिपेंड करता है ग्रुप्स के ऊपर। और इस साम्य विभव या साम्य आवेश जो है इस पॉइंट पर हम इन्हें विलयन से अमाइनो एसिड्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव या आइसोलेट कर सकते हैं। ये हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं फिर अब प्रोटीन्स और प्रोटीन्स में पाए जाने वाले बॉन्ड्स, क्योंकि अगर अपन अमाइनो एसिड्स की भी बात करें तो इसके अंदर हमको बॉन्ड्स मिल रहे हैं। कौन कौन से? बॉन्ड्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो बॉन्ड आ गया वो है पॉलीपेप्टाइड। दूसरा हमारे पास आ जाता है डाइसल्फाइड। तीसरा हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन। चौथा आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो अभी ज्यूपिटर आयन में हम देख रहे थे, बॉन्ड या फोर्स। और एक इसमें आ जाता है, इसमें नहीं है, वो एक्चुअली में प्रोटीन में करेंगे, हम यहाँ नहीं करेंगे, ये तो केवल अमाइनो एसिड्स के बीच के ही है। और वहाँ हम एक बॉन्ड और देखेंगे, दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, वो भी वहाँ के अंदर कंप्लीट होगा। तो ये बॉन्ड्स अमाइनो एसिड्स में है और प्रोटीन श्रृंखलाओं के बीच के बॉन्ड्स जो हैं वो आ जाएंगे पॉलीपेप्टाइड तो अमाइनो एसिड के हो गए, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। ये हम डिस्कस करेंगे किसमें, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रोटीन्स। थैंक्स।